नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं विनोद वशिष्ठ सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, पिछली कक्षा के अंदर हम शिक्षण व्यू रचना के टॉपिक तक पहुंच चुके थे और उस शिक्षण व्यू रचना के अंदर हमने पाठ योजना के बारे में डिस्कस किया था और उसको अंतिम पड़ाव के ऊपर हम ले आए थे। और वो अंतिम पड़ाव क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि इस नाम का एक पद भी आता है जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में से कैसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, किस प्रकार की बातें करेगा, कैसे सवाल रखेगा, कहां काला गोला भरना है, कैसे सही उत्तर देकर के अधिकतम नंबर प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहली बात जो मूल्यांकन में आपको याद रखनी विद्यार्थी मित्रों वो ये है कि इसे पाठ योजना के अंतर्गत डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने जोड़ा था। याद रहेगी? मैंने आपको यह बात पहले बताई थी, लेकिन फिर भी दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि इसे पाठ योजना के अंतर्गत डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरी बात जो आपको इसमें याद रखनी वो यह है कि यह मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है। कौन सी प्रश्नावली का उदाहरण है? यह मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है। बात यह ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी मित्रों ये मूल्यांकन जो होता है उसमें एक नहीं बल्कि कई प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। जैसे मान लो कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, एक सत्य सत्य होता है, रिक्त स्थान होता है, मिलान प्रश्न हो सकता है, एक शब्द उत्तर हो सकता है, अति लघुत्तरात्मक हो सकता है, निबंधात्मक। तो सभी प्रकार के प्रश्न जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कौन सी प्रश्नावली बनती है? मिश्रित प्रश्नावली। और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। तीसरी बात, ज्ञान के स्तर का पता लगाने हेतु ज्ञान के स्तर का पता लगाने हेतु मूल्यांकन किया जाता है। मतलब बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया, कितना नॉलेज उसने गेन किया, इसका पता लगाने के लिए ही किसका चीज का सहारा लिया जाता है? तो मूल्यांकन। और अगली बात, इसके अंतर्गत प्रश्नों की संख्या 5 से 6 रखी जाती है। कितने रखी जाती है? 5 से 6 रखी जाती है। तो मूल्यांकन में क्या ध्यान रखना है कि एक तो इसको पाठ योजना में जुड़ाने का काम डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने किया था, दूसरा ये मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है, तीसरा एक ज्ञान का स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है और चौथा इसमें प्रश्नों की संख्या 5 से 6 रखी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और वो होगा पाठ योजना का अंतिम स्टेप। जल्दी से इसको देख लीजिए और आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। चलिए जी, अब हम आते हैं पाठ योजना के अंतिम पद पर। और वह अंतिम पद है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। अब गृह कार्य में आपको ध्यान क्या रखना है? तो पहली बात तो आप ये समझें कि साहब आपको जो विशेष काम करना है वो ये है कि जो गृह कार्य होता है, पहली बात तो इसको अंग्रेजी में
होमवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? होमवर्क कहते हैं। क्लियर है? अब साहब इस गृह कार्य के अंदर हमें ध्यान क्या रखना है? तो ध्यान रखने वाली बात यह है विद्यार्थियों कि इसे पाठ योजना के अंतर्गत मॉरिसन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा, इसको पाठ योजना के अंतर्गत मॉरिसन के द्वारा जोड़ा गया था। अब एक विशेष बात, दूसरी चीज जो आपको इसमें याद रखनी है वो ये है कि साहब आखिर गृह कार्य पहली बात तो देते क्यों हैं? हम गृह कार्य इसलिए देते हैं ताकि अभ्यास कार्य की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। तो ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा अभ्यास की प्रवृत्ति को प्रेरित किया जाता है। किसकी प्रवृत्ति को? अभ्यास को। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तीसरी चीज, इसके अंतर्गत प्रश्नों की संख्या 1 से 3 रखी जाती है। क्लियर है? तो गृह कार्य जो है इसे पाठ योजना के अंतर्गत मॉरिसन ने जोड़ा था और इसके द्वारा अभ्यास की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और अंतर्गत प्रश्नों की संख्या 1 से 3 रखी जाती है। क्लियर है? अब एक स्टार पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो देखिएगा। और स्टार पॉइंट जो है वो आप पे कहता है कि साहब एनसीएफ 2005 के अंतर्गत, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 में, कक्षा 1 और 2 में नो होमवर्क की अवधारणा विकसित की गई है। नो होमवर्क की अवधारणा विकसित की गई है, मतलब कक्षा 1 और 2 के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई होमवर्क बच्चों को नहीं दिया जाएगा। तो गृह कार्य हो गया, मॉरिसन ने जोड़ा, अभ्यास की प्रवृत्ति होती है, 1 से 3 प्रश्न रखे जाते हैं और 1 और 2 जो पहली और दूसरी कक्षा है उसमें एनसीएफ ये कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कहता है कि साहब किसी प्रकार का होमवर्क बच्चों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा बिना बोझ का समर्थन भी करता है। तो फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अलग पड़ाव पर, एक अलग टॉपिक पर, एक अलग कंसेप्ट पर। चलिए जी, तो विद्यार्थी मित्रों अब हम पाठ योजना जो कि पहली शिक्षण व्यू रचना थी इसको पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरी शिक्षण व्यू रचना जिसे हम इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान कहते हैं। आइए देखते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है साहब इकाई योजना, और इस इकाई योजना को अंग्रेजी में यूनिट प्लान भी कहते हैं। क्लियर है? अभी इकाई योजना या यूनिट प्लान क्या है पहले तो इसको समझो आप। सबसे पहली बात, वो आपसे पूछेगा इकाई योजना का जनक, और जैसे इकाई योजना का जनक पूछे एक ही बात बता देनी है, प्रोफेसर H.C. मॉरिसन।
पूछे इकाई योजना का जनक कौन है, तो आपको बताना है प्रोफेसर एस सी मॉरिसन। अब ये क्यों है तो वो समझो। इकाई योजना पाठ योजनाओं का इकाई योजना पाठ योजनाओं का मिश्रित रूप होती है। मतलब इकाई योजना में कोई एक पाठ योजना नहीं बल्कि कई पाठ योजनाएं पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पाठ योजनाओं के मिलने से, दो या दो से अधिक पाठ योजनाओं के मिलने से इकाई योजना का निर्माण होता है। इकाई योजना का निर्माण होता है। क्लियर है? तो जनक मॉरिसन है, पाठ योजनाओं का मिश्रित रूप है, दो या दो से अधिक पाठ योजनाओं के मिलने से या जुड़ने से ही इकाई योजना का निर्माण होता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज के रूप में मैं बताऊं तो ऐसी योजना जिसका निर्माण न्यूनतम दो कालांश से लेकर अधिकतम एक सप्ताह तक के लिए होता है, इकाई योजना कहलाती है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इकाई योजना में मैंने आपको कुछ बातें बताई कि सबसे पहली बात, इसे अंग्रेजी में यूनिट प्लान कहते हैं। इसके जनक जो है वो प्रोफेसर एच सी मॉरिसन है। ये इकाई योजना पाठ योजनाओं का मिश्रित रूप है और दो या दो से अधिक पाठ योजनाएं जब आपस में जुड़ जाती है तो किसका निर्माण होता है? इकाई योजना का। और इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे बताया कि ऐसी योजना जिसका निर्माण न्यूनतम दो कालांश से लेकर के अधिकतम एक सप्ताह तक के लिए होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इकाई योजना कहते हैं। इसको फटाफट से एक बार देख लीजिए और आत्मसात कीजिए, फिर अगले पेज पर बढ़ता हूं। चलिए जी, इसे साप्ताहिक योजना के नाम से भी इसे साप्ताहिक योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझो, किस योजना के नाम से जाना जा रहा है इसको? साप्ताहिक योजना, यानी कि वीकली प्लान। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण एक सप्ताह तक के लिए होता है, तो साप्ताहिक योजना तो कहेंगे ही ना। इसके अलावा एक इकाई के अंतर्गत एक इकाई के अंतर्गत केवल उन्हीं अध्यायों को सम्मिलित किया जाता है जो
प्रकृति तथा गुणधर्म में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। हम एक इकाई योजना में केवल उन्हीं अध्यायों को सम्मिलित करते हैं जो प्रकृति और गुणधर्म में समानता प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब विद्यार्थी मित्रों ये है कि साहब जैसे मान लीजिए मैं पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा रहा हूं, तो फिर मेरा पहला चैप्टर ठोस अवस्था होगा, दूसरा चैप्टर मान लो मैं गति ले लूं, तीसरा श्वसन ले लूं, चौथा उपापचय क्रिया, पांचवा जनन तंत्र और छठा सामाजिक संकल्पना। तो आप खुद सोचो, जो चैप्टर मैंने बताया उनमें आपस में कोई संबंध ही नहीं है। तो हम वही चैप्टर लेते हैं इकाई में जिनमें आपस में कोई संबंध होता है, नेचर यानी प्रकृति मिलती जुलती है। जैसे अगर पदार्थ की अवस्था पढ़ा रहे हैं तो पहला चैप्टर ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ऐसे होना चाहिए। क्लियर है? अगली चीज, इकाई योजना या इकाई शब्द गेस्टॉल्ट शब्द से संबंधित है। इकाई शब्द जो है ये गेस्टॉल्ट शब्द से संबंधित है। कैसे? क्योंकि ये जो गेस्टॉल्ट है ना, ये जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टॉल्ट जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसके साथ दो अर्थ निकलते हैं। एक तो निकलता है समग्र और एक निकलता है संपूर्ण। अब चूंकि इकाई के अंदर संपूर्ण चीजें होती है, इस वजह से समग्र चीजों को सम्मिलित किए जाने के कारण गेस्टॉल्ट शब्द से ही कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नजर आता है? इकाई शब्द जुड़ा हुआ नजर आता है। तो कुछ नई बातें आपको पता चली कि इकाई योजना को साप्ताहिक योजना भी कहते हैं। इकाई के अंतर्गत केवल उन्हीं अध्यायों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकृति गुणधर्म में समान होते हैं। इकाई शब्द गेस्टॉल्ट शब्द से संबंधित है। गेस्टॉल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसके दो अर्थ निकलते हैं, समग्र और संपूर्ण। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर अगले बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। फटाफट से इसको देख लीजिए और आत्मसात कीजिए, साथ साथ ही क्लियर करते चले। चलिए जी, अब सुनो। अब जरा हम इसका प्रारूप देखते हैं कि इकाई योजना का प्रारूप होता कैसे। लेकिन एक बात ध्यान रखना विद्यार्थी मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, वो जो प्रारूप अब बनने वाला है, वो जो प्रारूप अब बनने वाला है, इस प्रारूप के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लान प्रेजेंटेशन एंड यूनिट प्लान प्रेजेंटेशन, यानी कि इकाई योजना और पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में क्या अंतर है। बस इतना आपको समझ में आ जाता है तो एग्जाम में कहीं डिफिट नहीं खाएंगे आप। तो मैं एक प्रारूप बता रहा हूं, वो प्रारूप कैसे बनता है तो देखिएगा। क्रम संख्या, विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षक क्रिया, शिक्षार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, शामपट सार,
और मूल्यांकन गृह कार्य। अब इस सारणी को ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये जो सारणी मैंने बनाई है, इस सारणी में और पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण की सारणी में क्या अंतर नजर आ रहा है। ध्यान से देखकर बताने की कोशिश कीजिए। ये जो सारणी नजर आ रही है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि साहब पहली चीज तो एक तो साहब शिक्षण उद्देश्य अतिरिक्त रूप से इसी सारणी में डाल दिए गए हैं, और दूसरा मूल्यांकन और गृह कार्य भी अतिरिक्त रूप से इसी में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं इसको सितारे बिंदु ग्रुप में बता देता हूं कि इकाई योजना के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत इकाई योजना के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य, कॉमा, मूल्यांकन व गृह कार्य यानी कि होमवर्क, गृह कार्य को इसको, क्योंकि अभी मैंने बताया भी था, इसकी चर्चा मैंने की थी कि जब भी अपन इकाई योजना पढ़ाते हैं तो उस इकाई योजना के अंतर्गत अपन प्रस्तुतिकरण के साथ में शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन व गृह कार्य को अतिरिक्त रूप से यानी कि एक्स्ट्रा वे में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित करते हैं, अतिरिक्त रूप से सम्मिलित करते हैं। यानी कुल मिलाकर के इकाई योजना का जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाता है यहां पर आकर के, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि अंतर क्या है पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में और इकाई योजना के प्रस्तुतिकरण में। और इकाई योजना का प्रस्तुतिकरण सिर्फ 3 चीजों से डिफरेंस क्रिएट करता है। पहला, एक तो शिक्षण उद्देश्य उसी मर्ज कर दिए, दूसरा मूल्यांकन भी वही मर्ज कर दिया, और चौथा साहब गृह कार्य भी इसी के अंदर मर्ज कर दिए, जो ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं इकाई योजना पाठ योजना पर आश्रित तो है, दोनों एक दूसरे के पूरक तो हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कहीं ना कहीं अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्लियर है? फटाफट इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। चलिए जी, तो साहब ये तो हमने पढ़ा शिक्षण व्यू रचना, और शिक्षण व्यू रचना के अंदर हमें 2 योजनाएं पढ़ने की बात थी, दोनों हमने पढ़ी, पाठ योजना भी हमने पढ़ी और इकाई योजना भी हमने पढ़ी। अब बात आती है साहब अगले कंसेप्ट की, और अगला कंसेप्ट जिस नाम से जाना जाता है वो है साहब शैक्षिक नवाचार। अब ये शैक्षिक नवाचार होता क्या है, अब ये बात समझनी पड़ेगी। तो शैक्षिक नवाचार क्या है? तो शैक्षिक नवाचार क्या है अगर ये पता लगाना हो तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि शैक्षिक नवाचार का इस्तेमाल क्या है। तो पहले तो ये समझें, शैक्षिक नवाचार जो है विद्यार्थी मित्रों, शैक्षिक नवाचार जो है विद्यार्थी मित्रों वो कुछ इस प्रकार का है कि शिक्षा के क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने हेतु जो भी माध्यम या तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें शैक्षिक
नवाचार की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? यानी कि शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए जो भी माध्यम या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ही किसकी संज्ञा दी जाती है? शैक्षिक नवाचार की संज्ञा दी जाती है। अब मुद्दा ये आता है कि शैक्षिक नवाचार होते कितने हैं? तो भैया वैसे तो होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है उसमें एक तो हमको पढ़ना है सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग। एक हमको पढ़ना है मस्तिष्क विप्लव यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, और एक हमें पढ़ना है पैनल चर्चा यानी कि पैनल डिस्कशन। तो कुल मिलाकर के ये 3 शैक्षिक नवाचार हमको पढ़ने हैं। फटाफट से इसको देख लीजिए, एक बार आत्मसात कर लीजिए, दृष्टिपात कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर। फटाफट से देख लीजिए इसको। चलिए जी, अब सबसे पहले हम वो पहला बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। क्लियर है? सूक्ष्म शिक्षण जिसे हम अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। क्या चीज है ये, इसको समझते हैं। तो पहली बात, सूक्ष्म शिक्षण जो है इसके नाम से पता चल रहा है, पहली बात तो इसकी कथा क्या होने वाली है। ये जो सूक्ष्म शिक्षण है, इस सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत, लैंग्वेज ऊपर कर देता हूं, इसके अंतर्गत एक सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण किया जाता है तथा शिक्षकों में कौशल का विकास किया जाता है। ठीक है? यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है इसके अंतर्गत एक सूक्ष्म पाठ योजना बनाई जाती है और उस सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण करके टीचर के अंदर स्किल डेवलप की जाती है, कौशल का विकास किया जाता है। इसलिए जब भी कभी वो पूछे कि शिक्षकों में कौशल का विकास करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आपको बता देना है माइक्रो टीचिंग। अब साहब, इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है 1960 में, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की उत्पत्ति हुई थी 1960 में, उद्भव 1960 में हुआ था। और इसका श्रेय कीथ एचिसन को जाता है, जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि साहब अमेरिका देश में स्थित है, उसमें एक ये जो कीथ एचिसन था ये शोध विद्यार्थी था, रिसर्च स्कॉलर था। इसके द्वारा ये बात कही गई सबसे पहले। तो ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति 1960 में की गई। कीथ एचिसन ने इसका श्रेय जाता है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में ये काम करते थे, शोध विद्यार्थी के रूप में इनकी भूमिका वहां पर नजर आती है। लेकिन साहब, इसका नामकरण कि साहब सूक्ष्म शिक्षण इसका नाम है, ये साहब 1963 में हुआ था। यानी कि शुरू में इसका नाम माइक्रो टीचिंग नहीं था, इसका नाम जो माइक्रो टीचिंग दिया गया ये 1963 के अंदर जाकर के दिया गया। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड।
कि एक छोटी पाठ योजना का निर्माण किया जाता है और शिक्षकों में कौशल का विकास किया जाता है। उत्पत्ति 1960 से मानी जाती है, जिसका श्रेय कीथ एचिसन को जाता है, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में एक शोध विद्यार्थी थे। और इसका नामकरण किसको माइक्रो टीचिंग कहा जाए, ये 1963 के अंदर निकल के बात आई। फटाफट से इसको एक बार क्लियर कीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, छाप लीजिए अपने दिलो दिमाग और जहन पर। फिर अपन बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब सुने। अब साहब बात आती है कि इसका जनक कौन है, माइक्रो टीचिंग का जनक कौन है। और जब माइक्रो टीचिंग के जनक की बात आती है तो फिर भी इसमें नाम आता है एचिसन, डब्ल्यू एलन और रॉबर्ट बुश। इन तीन लोगों को इस माइक्रो टीचिंग का जनक माना जाता है, माइक्रो टीचिंग का जनक माना जाता है। और वो तीन लोग कौन कौन है, एचिसन है, एलन है, रॉबर्ट बुश है। अब सुनिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या 5 से 10 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है भैया, 5 से 10 स्टूडेंट लिए जाते हैं। तो साहब 5 से 10 स्टूडेंट ले लिए गए, छोटा कक्षा, छोटी प्लान, छोटा सूक्ष्म रूप दिखाई देता है। अगली चीज, सूक्ष्म शिक्षण हेतु 5 से 10 मिनट का समय आरक्षित होता है। विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो 5 से 10, और कितने मिनट का समय पूछे तो 5 से 10 मिनट का समय। अब सुने, यह शिक्षकों में कौशल विकास हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। यह क्या है, शिक्षकों में कौशल के विकास के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्लियर कंसेप्ट है बिल्कुल। और कौन कौन से कौशल विकसित किए जाते हैं, तो कुछ मुख्य कौशलों के मैं नाम ले रहा हूं, जैसे कि साहब आपके प्रस्तावना कौशल, जैसे आपके प्रश्न प्रवाह कौशल, जैसे आपके शामपट कौशल, जैसे आपके पुनर्वलन कौशल। इन जैसे कुछ कौशलों का विकास इस सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो फटाफट से इसको देख लीजिए, कंसेप्ट को दिमाग में आत्मसात कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, अब अपन बढ़ते हैं अगले पेज पर। और अगला पेज जो आपसे रिक्वायरमेंट मांग रहा है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं माइक्रो टीचिंग का, इस माइक्रो टीचिंग के ऊपर भी भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने कार्य किया है। और जो भारतीय शिक्षा शास्त्री इसके ऊपर कार्य करते हैं, कर चुके हैं, उनमें कुलश्रेष्ठ हैं, दीनदयाल तिवारी हैं, डॉक्टर बीके पासी हैं, डॉक्टर कृष्ण तिवारी हैं। तो कई प्रकार के लोगों के नाम इसमें निकल करके आते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन व्यक्तियों का नाम भी हाईलाइट होकर के एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यानपूर्वक सुने,
सन 1968 में भारतीय शिक्षा शास्त्री डॉक्टर B.K. पासी कौमा कृष्ण तिवारी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण को या सूक्ष्म शिक्षण पर कार्य किया गया। यानी कि 1968 में भारतीय शिक्षा शास्त्री डॉक्टर B.K. पासी ने और कृष्ण तिवारी ने माइक्रो टीचिंग के ऊपर काफी काम किया। और अगली चीज, सन 1979 में डॉक्टर कुलश्रेष्ठ तथा गोस्वामी नामक शिक्षा शास्त्रियों द्वारा के द्वारा एक नया पद प्रस्तुत किया गया। एक नया पद प्रस्तुत किया गया और वो नया पद जिस नाम से आपको जाना जाएगा वो क्या है, तो जरा देखिएगा। वो नए पद का नाम था परिसूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, वो नया पद, वो नया नाम जो कुलश्रेष्ठ जी और गोस्वामी जी के द्वारा इस्तेमाल किया गया वो था परिसूक्ष्म शिक्षण। और इसके ऊपर एक शोध पत्र भी था, उस किताब का नाम मैं लिखवाना चाहूंगा कि मिनी टीचिंग a new experiment in teachers education। क्लियर है? तो भैया परिसूक्ष्म शिक्षण नाम का नया पद दिया गया जिसे अंग्रेजी में कहा गया मिनी टीचिंग, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ए न्यू एक्सपेरिमेंट इन टीचर्स एजुकेशन। एक शोध पत्र के रूप में इसे विवरित और वर्णित भी किया गया था। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले पेज पर। इसको फटाफट से देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, सन 1975 में एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट तैयार किया गया। सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट तैयार किया गया तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। क्लियर है? तो 1975 में एनसीईआरटी के द्वारा माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू भी किया गया था। क्लियर रहेगी बात? अगली चीज, अब मुद्दा ये आता है
कि साहब ये जो माइक्रो टीचिंग है इसमें कुछ और भी विशेषताएं देखने को मिलती है। वो क्या है तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत अमेरिकी शिक्षा शास्त्रियों ने अमेरिकी शिक्षा शास्त्रियों ने 45 मिनट के कालांश का समय 45 मिनट के कालांश का समय आरक्षित माना है। यानी कि अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जो है वो ये कहते हैं कि साहब हमें 45 मिनट का टाइम चाहिए होता है। 45 मिनट का एक कालांश तो हमको कंपलसरी लेना ही लेना है। ऐसा कौन मानते हैं साहब? ऐसा मानते हैं साहब अपने अमेरिकी शिक्षा शास्त्री। ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि साहब भारतीय शिक्षा शास्त्री एक कालांश का कुल 36 मिनट का समय, एक कालांश का कुल 36 मिनट का समय सूक्ष्म शिक्षण हेतु आरक्षित मानते हैं। क्लियर है? तो भारतीय शिक्षा शास्त्री तो एक कालांश का 36 मिनट का समय माइक्रो टीचिंग के लिए रिजर्व मानते हैं, और अमेरिकी शिक्षा शास्त्री साहब टोटल 45 मिनट का समय आरक्षित मानते हैं। 45 मिनट का समय इसके लिए रिजर्व मानते हैं। इसको फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले कंसेप्ट के लिए। लेकिन उस कंसेप्ट से पहले हम इसके पदों के ऊपर विशेष चर्चा करने वाले, तो जल्दी से इसको आत्मसात करें, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब सुने। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कुल 6 पद पाए जाते हैं। छह पद पाए जाते हैं जो कि चक्रीय रूप से संचालित होते हैं। क्लियर है? सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कुल 6 पद आते हैं जो कि चक्रीय रूप से संचालित होते हैं। अब वो कैसे होते हैं तो देखो, जैसे उन 6 पदों में सबसे पहला पद, उन 6 पदों में जो सबसे पहला पद आता है वो आता है साहब पाठ योजना निर्माण। पहला पद कौन सा आता है? पाठ योजना निर्माण। क्योंकि भैया कोई भी टॉपिक लेकर के पहले हमको लेसन प्लान तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के तो माइक्रो टीचिंग हो पाएगी। इसके बाद में साहब अगला पद आता है शिक्षण, यानी कि उस चीज को डिलीवर करना, उस चीज को पढ़ाना। शिक्षण के बाद में तीसरा पद जो आता है वो आता है साहब प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक। तो पाठ योजना बना ली, उसका टीचिंग करवा लिया, उसका फीडबैक ले लिया। प्रतिपुष्टि के बाद में फिर आती है साहब पुनः पाठ योजना। दोबारा से लेसन प्लान बनाना पड़ता है, फिर से लेसन प्लान बनाना पड़ता है इन केस अगर कोई कमी उसमें रह जाती है। पुनः पाठ योजना निर्माण के बाद में पुनः शिक्षण, यानी कि रीटीचिंग, दोबारा से उसको पढ़ाना भी पड़ता है।
और फिर उसके बाद में पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक। क्लियर है? तो भैया ये टोटल 6 पद हैं। पहला पाठ योजना निर्माण, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः पाठ योजना निर्माण, पांचवा पुनः शिक्षण और छठा पुनः प्रतिपुष्टि। अब इसमें हमें एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। वो बात क्या है, अब उसको ध्यानपूर्वक समझें। पहली बात, पाठ योजना निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का कालांश का समय आरक्षित नहीं होता। पाठ योजना जो माइक्रो टीचिंग की बनाई जाती है उसके लिए कालांश का समय कभी भी आरक्षित नहीं रखा जाता, यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, शिक्षण के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है कि आप 5 मिनट में डिलीवर कर सकते हो कंटेंट को। उसके बाद जो प्रतिपुष्टि है, ये प्रतिपुष्टि के लिए भी आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। मतलब जो शुरू के 3 पद हैं उसमें पहले पद के लिए कालांश का समय आरक्षित नहीं है 36 मिनट का, शिक्षण के लिए 5 मिनट का समय आरक्षित है और प्रतिपुष्टि के लिए 5 मिनट। पर इनकेस अगर मान लो अगर लेसन प्लान गलत बन गया तो वो काट दिया जाएगा और उसकी जगह नया लेसन प्लान बनाया जाएगा। पर वो लेसन प्लान ऐसे नहीं कि अब की बार तुम घर से बना के लाओगे, उसको वहीं की वहीं बनाना है। इसलिए पुनः पाठ योजना के लिए डबल टाइम दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पहले ये शुरू में 5 मिनट का था, बाद में इसको कर दिया गया 6 मिनट का। विद्यार्थी मित्रों ये भी ध्यान रखना। तो अपन अपडेट के हिसाब से पढ़े तो अपडेट के हिसाब से 6 मिनट पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? तो 6 मिनट शिक्षण के लिए, 6 मिनट प्रतिपुष्टि के लिए। अब पुनः पाठ योजना के लिए जस्ट डबल टाइम देना पड़ता है और वो कितने मिनट का है? 12 मिनट का, क्योंकि 6 का डबल 12 हुआ। उसके बाद पुनः शिक्षण के लिए भी 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए भी 6 मिनट। तो अब आप जोड़ लो, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30 और 6 36, यानी कि कुल 36 मिनट का समय आरक्षित हो गया। कुल 36 मिनट का समय आरक्षित हो गया। ठीक है? तो हमें कुछ नई बातें और पता चली। उन नई बातों में पहली बात तो यह कि जो माइक्रो टीचिंग है उस माइक्रो टीचिंग के अंदर कुल 6 पद पाए जाते हैं और वो 6 पद जो है भैया वो चक्रीय रूप से चलते हैं। पहला पद पाठ योजना निर्माण, कालांश का समय आरक्षित नहीं है। शिक्षण के लिए 6 मिनट, प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट, पुनः पाठ योजना के लिए 12 मिनट, पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट। तो कुल मिलाकर के ये हो जाता है 36 मिनट का समय। अब साहब अगली चीज ऐसी है कि ये जो अपन माइक्रो टीचिंग पढ़ रहे हैं इसके अंदर ध्यान रखना कि सूक्ष्म शिक्षण एक कृत्रिम शिक्षण भी माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक कृत्रिम शिक्षण माना जाता है, यानी कि एक प्रकार का बनावटी शिक्षण है ये, इसमें वास्तविक परिस्थितियां नहीं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा एक समय पर सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा एक समय पर केवल एक ही कौशल का विकास किया जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो टीचिंग के द्वारा एक समय पर एक ही कौशल का विकास किया जाता है। तो ये इसका कहीं ना कहीं दोष भी मुझे नजर आता है कि एक ही टाइम पर आप केवल एक ही स्किल डेवलप कर रहे हो, तो ऐसे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए भैया ये कहीं ना कहीं एक यहां पर आकर के इसका एक दोष भी यहां पर ये सिद्ध हो सकता है। एक ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम विषय वस्तु
तथा कम शिक्षण वाली प्रक्रिया है, कम शिक्षण वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? यानी कि माइक्रो टीचिंग में टाइम भी कम लगता है, माइक्रो टीचिंग में कंटेंट भी कम दिया जाता है और माइक्रो टीचिंग में टीचिंग भी कम कराई जाती है और इससे एक टाइम पर एक ही स्किल का डेवलपमेंट यहां पर किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड अगर इतनी बातें आपको याद रह जाती हैं तो ये मान के चले कि एग्जाम में आपको कोई डिफीट नहीं दे सकता, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के एक बात तो कंसेप्चुअल हमारी ये होती है खत्म। इकाई योजना वाला कंटेंट अपन ने क्लियर कर लिया, पाठ योजना पढ़ने पढ़ ली और शैक्षिक नवाचारों के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के तरीके हैं उनमें से अपन ने माइक्रो टीचिंग को कंसल्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर आकर कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग वाला कंटेंट होता है समाप्त और आगे अब पढ़ेंगे अपन ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क विप्लव, पैनल चर्चा और इससे संबंधित कई और चीजें, लेकिन वो इस क्लास में नहीं अगली क्लास में। तो जुड़े रहिएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा और रेट के अंदर सिलेक्शन लेकर के ही मानिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।